हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। एज यू ऑल नो, यूपीएससी में वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल की पोस्ट पे काफी वैकेंसीज जो है इन्होंने निकाली है। तो आज से हम जो है वाइस प्रिंसिपल की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स सी कि आज हम डे वन में क्या क्या करते हैं। सबसे पहले जो है एनएपी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल दोनों ही पोस्ट के लिए एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम एनईपी के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से आधे हम टॉपिक्स आज कवर करेंगे, आधे कल कवर करेंगे, क्योंकि एनईपी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लस थोड़ा सा लेंदी भी है। सो एक ही दिन में हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएंगे, विच विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ अस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हैं, एनईपी जो है हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल एनईपी 2020। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनईपी 2020 जो है वो किसने अप्रूव की थी। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की थी। ऑन विच डेट? 29 जुलाई 2020 में। ठीक है, ये आप सब लोगों को पता होना चाहिए कि जो एनईपी जो है दैट वाज अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट ऑन 29 जुलाई 2020। इससे पहले जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो थी वो हमारी 1986 की थी, जिसको मॉडिफाई किया था 1992 में। ठीक है, और 1992 के बाद जो है इस अभी जो है 2020 में जो है एनईपी जो है वो न्यू पॉलिसीज जो है वो लेके आई गई। ठीक है, जो अप्रूव की थी यूनियन कैबिनेट ने। ये डेट जो है सब लोग ध्यान रखेंगे, 29 जुलाई 2020 को जो है ये अप्रूव की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि विजन क्या है। एनएपी 2020 लाने का विजन क्या है, कि पुरानी जो पॉलिसी थी वही क्यों नहीं चलती आई, क्यों नई पॉलिसी को लाया गया। तो सबसे पहले जो है देखो, जो एनईपी 2020 जो है वो दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। ठीक है, सबको जो है इक्विटेबल, दैट मीन सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए। एक वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बने, ठीक है, फ्रूटफुल सोसाइटी बने। एंड हमारे इंडिया को जो है वो एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर में ट्रांसफॉर्म कर पाए हम। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं नई एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर, जो हम धीरे धीरे अभी देखेंगे भी कि क्या क्या चेंजेस लेके आए गए हैं। ठीक है, अब इसका जो पॉलिसी जो है हमारी एनईपी 2020, इसका मेन एम्फोसिस क्या है, वो पांच चीजों के ऊपर है एम्फोसिस का। फर्स्ट वन इज एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। ये पांच चीजें की जो पॉलिसी जो थे, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पांच फाउंडेशनल पिलर्स हैं। ठीक है, एनईपी के। तो पांच जो फाउंडेशनल पिलर्स जो हैं एनईपी के, वो क्या क्या है? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जो है निमोनिक्स भी बना सकते हैं यहाँ पे जिसको लर्न करने के लिए। तो ए फॉर एक्सेस, ई फॉर इक्विटी, क्यू फॉर क्वालिटी, ए फॉर अफोर्डेबिलिटी एंड ए फॉर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखो कि जो हमारे फाइव फाउंडेशनल पिलर्स हैं, पांच जो हमारे, फर्स्ट वन इज एक्सेस। दैट मीन्स जो एजुकेशन है शुड बी अवेलेबल टू ऑल। ठीक है, सबके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। इक्विटी, दैट मीन्स सबको इक्वल राइट्स मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, इरिस्पेक्टिव ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड। ठीक है, क्वालिटी, जो भी एजुकेशन है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, हाई क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, कि बच्चा जो भी कुछ सीख रहा है या हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो हम अपने रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में उसको अप्लाई कर पाए। तो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी, दैट मीन्स एवरी फैमिली, एवरी पर्सन शुड बी असेसेबल, दैट मीन्स अफोर्ड कर पाए एजुकेशन में। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल बैरियर नहीं होना चाहिए वहां पे। अकाउंटेबिलिटी, कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या सिस्टम जो भी पढ़ा रहा है, जो भी उसके आउटकम्स होंगे उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए, अकाउंटेबल होने चाहिए। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी। तो ये हमारे पांच जो है फाउंडेशनल पिलर्स हैं एनईपी 2020 के। दैट इज एक्सेस, ठीक है, एसएस, सॉरी, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, एग्जाम में ट्रैप क्या आ सकता है यहाँ पे, ये हमारे पांच फाउंडेशनल पिलर्स हैं। तो हम इसको फाइव डोमेन्स ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट या फाइव प्रिंसिपल से हम इसको जो है मिक्स ना करें। ठीक है, ध्यान रहेगा कि ये जो पांच जो है हमारी, वो क्या है, हमारे एजुकेशन फाउंडेशनल जो है वो हमारे पिलर्स हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट के फाइव डोमेन्स नहीं है, ना ही हमारे पांच प्रिंसिपल्स हैं एनईपी के। ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए।
नाउ द नेक्स्ट वन इज व्हाई वाज अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी नीडेड? क्यों जरूरत पड़ी? जो हमारी जो पुरानी पॉलिसी जो थी वही हमने क्यों नहीं रखी? हमने आगे उसको सिर्फ हमने कुछ ही चेंजेस क्यों नहीं किए? हमें नई एजुकेशन पॉलिसी लाने की जरूरत यहाँ पे क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारा पुराना जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम जो था उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारे इश्यूज थे। मेजर इश्यूज क्या क्या था उसमें कि जो वो पुरानी जो पॉलिसी थी वो रूट लर्निंग पे ज्यादा एम्फोसाइज कर रही थी। ठीक है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एजुकेशन था उसमें, फ्रेगमेंटेशन ऑफ नॉलेज, इनएडुकेट फाउंडेशनल लर्निंग था, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी था, लिमिटेड वोकेशनल एक्सपोजर था। ठीक है, इन इक्वलिटी इन एक्सेस था, या इनसफिशिएंट एम्फोसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, कोई वहां पे जो है सो एम्फोसाइज नहीं किया जाता था इसके ऊपर। बहुत ही वीक कनेक्शन था एजुकेशन और रियल लाइफ के बीच में, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं है, या बच्चे जो हैं उस नॉलेज को रियल लाइफ में अप्लाई कर ही नहीं पा रहे थे प्रॉपरली। ठीक है, या फिर जो बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं किया जा रहा था वहां पे। तो ये हमारे मेजर कंसर्न्स थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, क्योंकि पुरानी जो जो हमारी पॉलिसी थी उसमें मोस्टली क्या पूछा जाता था, देखो पहले क्या होता था कि बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते थे, दैट मीन्स रोट लर्निंग पे बहुत ही एम्फेसिस होता था। सिंपल क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे। लेकिन अब आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देख लो, आप कोई भी जैसे क्लास का एग्जाम देख लो, वहां पे क्या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। दैट मीन्स वहां पे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहे हैं कि आपने उस कॉन्सेप्ट को कितना डीपर लेवल तक अंडरस्टैंड किया है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपने अच्छे तरीके से समझा है, तभी आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। ठीक है, रोट लर्निंग के ऊपर एम्फोसिस नहीं है बिल्कुल भी इसका। क्लियर? इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है कि द पॉलिसी देयर फॉर मूव्स टूवर्ड्स, अब पॉलिसी कहाँ मूव कर रही है कि अंडरस्टैंडिंग रेदर देन मेमोराइजेशन। सिर्फ मेमोराइजेशन नहीं करना बच्चों को कि सिर्फ रोट लर्निंग जो हो गई वो हो गई, बस रट लिया और हो गया काम, नहीं, अब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दैट मीन्स बच्चा उस टॉपिक को समझे। ठीक है, कंपिटेंसी रेदर देन मेयर कंटेंट रिप्रोडक्शन। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, जैसे ना कि सिर्फ बस मार्क्स दे दो बस हो गया। ठीक है, बच्चे को होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज थे हमारे प्री एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम के अंदर। इन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एक नई एजुकेशन पॉलिसी हम लेके आए। अब सबसे बिगेस्ट चेंज क्या हुआ, जो एनईपी जो आई 2020, उसमें सबसे बड़ा चेंज क्या था कि जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था वो क्या था, 10+2 था। लेकिन अब क्या हुआ, हमारा 5+3+3+4 ये सिस्टम हो गया। अब हमारा जो हमारा ट्रेडिशनल था वो क्या था, 10+2 था। अभी जो है हमारा एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग, नाउ द स्ट्रक्चर इज 5+3+3+4। अब हम जानेंगे कि ये 5+3+3+4 है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले क्या क्लासेस को डिवाइड किया था 10+2 में। सिंपली सिंपल रखा, ज्यादा कुछ ऐसा कुछ किया नहीं इन्होंने, ज्यादा कुछ सोचने का भी नहीं उन्होंने शायद कुछ जोड़ डाला कि ये जो स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। सिंपली बस 10 क्लासेस और 2 11 12 10+2 का स्ट्रक्चर उन्होंने दे दिया। अभी जो स्ट्रक्चर है जो हमारा 5+3+3+4 का, ये सिर्फ क्लासेस को डिवाइड नहीं किया हुआ यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसके ऊपर भी बेस्ड है, डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर। ठीक है, और पेडागोगिकल स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर बेस्ड है हमारा ये कंप्लीटली, कि बच्चे का किस एज में क्या डेवलप हो रहा है वहां पे। ठीक है, किस तरीके से जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं उनको ध्यान में रखे हुए, पेडागोजी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो इस तरीके से इनको ध्यान में रखते हुए, क्लासेस को ध्यान में रखते हुए ये हमारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दैट इज 5+3+3+4। नाउ अगर हम फर्स्ट देखें जो 5 है हमारा, ठीक है, 5+3+3+4 का सिस्टम जो है, अब इसमें 5 क्या है। ठीक है, अब जो फर्स्ट देखो ये 4 स्टेजेस हमारे से, यहाँ पे स्टेज 1 2 3 4। नाउ जो स्टेज 1 जो है उसको हम बोलते हैं फाउंडेशनल स्टेज। दैट मीन्स यहाँ पे हमने बच्चे की फाउंडेशन ले करनी है। ठीक है, तो ये जो 5 साल का पीरियड है इसको डिवाइड कैसे किया गया, 3 साल तो है जो हमारे प्री स्कूल के हैं, 3 years ऑफ प्री स्कूल, या फिर आंगनवाड़ी के या बाल वाटिका के। एज यू ऑल नो अभी जो है काफी जगह पे बाल वाटिका जो है खुल गई है। बाल वाटिका 3 तो मेजर जगह पे है ही, बट 1 और 3 भी काफी जगह पे आ गई है।
ठीक है, तो हमारे या तो 3 इयर्स किसके, प्री स्कूल के, या फिर आंगनवाड़ी के, या फिर बाल वाटिका के। ठीक है, तो 3 इयर्स हमारे प्री स्कूलिंग के, एंड जो 2 इयर्स बचे दैट इज क्लास 1 and 2। तो टोटल हो गए हमारे 5 इयर्स। ठीक है, किस एज के बच्चे होंगे, मेनली 3 to 8 इयर्स के बच्चे होंगे। अब यहाँ पे देखो ये फाउंडेशनल लर्निंग है, दैट मीन्स हमें फाउंडेशन लेकर नहीं है बच्चे की। तो यहाँ पे जो पढ़ाई जो है, लर्निंग जो है, उसका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि प्ले वे मेथड से हम उनको पढ़ाया जाए, है ना। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो उनकी, अर्ली चाइल्डहुड केयर हो, बिकॉज अर्ली चाइल्डहुड हमें पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे का मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या लैंग्वेज डेवलपमेंट की हम बात करें, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट मेनली इस स्टेज में होता है। तो अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बहुत एम्फेसिस दिया गया इसके ऊपर भी। लैंग्वेज डेवलपमेंट इसी एज में होती है, तो वो मेन फोकस रखा गया। अर्ली न्यूमरेसी मतलब सिंपल जो मैथमेटिक ऑपरेशंस है वो उसको पता होना चाहिए। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। इन सारी चीजों पे मेन फोकस था, क्योंकि हम यहाँ पे बच्चे की फाउंडेशन नहीं कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें उसके फर्दर फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि जो 5 इयर्स है इसमें से 3 जो साल है वो है प्री स्कूल के, एंड 2 साल है वो हमारे स्कूलिंग के, दैट इज क्लास 1 एंड क्लास 2। नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज प्रिपरेटरी स्टेज, जो कि 3 साल की है। ठीक है, अब इसमें जो एज होगी बच्चे की वो क्या होगी, 8 to 11 इयर्स होगी। क्लासेस कौन सी होंगी, 3 to 5, क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5, ये 3 साल। ठीक है, दैट इज प्रिपरेटरी स्टेज। नाउ अब वहां से फोकस कहाँ शिफ्ट होगा, देखो उसमें क्या था कि बच्चे जो है, बच्चे को प्ले वे मेथड से सिखाया जाए, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से सिखाया जाए, वहां पे बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट किया जाए, कोग्रेटिव डेवलपमेंट किया जाए, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट किया जाए। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा फोकस हमारा शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आता है डिस्कवरी, दैट मीन्स बच्चा खुद डिस्कवर किए चीजों को, है ना, एंड देन वहां पे उसको अप्लाई कर पाए, अपने एक्सपीरियंस से सीख पाए, दैट मीन्स। ठीक है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग होनी चाहिए, सिर्फ 1 वे मेथड या लेक्चर बेस्ड नहीं होना चाहिए, 2 वे प्रोसेस होना चाहिए, फैसिलिटेटिव लर्निंग होनी चाहिए वहां पे। ठीक है, बेसिक फॉर्मल लर्निंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट होना चाहिए, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन। दैट मीन्स अब जो फोकस है वो थोड़ा सा इधर की तरफ शिफ्ट हो गया, इन सारी चीजों की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो भी लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए, इंटरैक्टिव होना चाहिए, एक्सपीरियंशियल होना चाहिए, कि बच्चा खुद एक्सपीरियंस करके सीख पाए वहां पे। ठीक है, रेदर देन कि प्योरली वो लेक्चर बेस्ड मेथड 1 वे हो सिर्फ। ठीक है, नाउ स्टेज 3। स्टेज 3 हमारा क्या है, मिडिल स्टेज। ध्यान रखना, स्टेज 1 हमारा क्या था, फाउंडेशनल स्टेज था। सेकंड था हमारा प्रिपरेटरी। नाउ द थर्ड वन इज मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज भी हमारी कितने साल की है, 3 साल की है, फ्रॉम क्लासेस 6 to 8। बच्चे किस एज के होंगे, अप्रोक्स 11 to 14 इयर्स के होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एम्फोसिस किन चीजों पे दिया गया, अब यहाँ पे बच्चा क्या होगा कि इस स्टेज में बच्चा और इंट्रोड्यूस करेगा किन किन चीजों से, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से। सब्जेक्ट ओरिएंटेड लर्निंग होगी, क्योंकि यहाँ पे अब बच्चे सिर्फ ईवीएस नहीं पढ़ रहा, अब वो वहां पे कैटेगराइज हो गया, अब वो साइंस पढ़ रहा है अलग से, सोशल साइंस पढ़ रहा है अलग से, है ना। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो गया। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, साइंटिफिक थिंकिंग हो गया, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया, ह्यूमैनिटीज हो गया, वोकेशनल एक्सपोजर हो गया। दैट मीन्स जो अभी न्यू जो सब्जेक्ट है हमारा वोकेशनल एक्सपोजर जो हो गया, या वर्क एजुकेशन जो हो गया, वहां पे बच्चे उस चीज को भी पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है कि अंडरस्टैंड हाउ एनएपी चेंजेस द रोल ऑफ अ टीचर एट दिस स्टेज। अब यहाँ पे रोल किस तरीके से बदल रहा है, सिर्फ ये नहीं कि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चे कॉपी कर रहे हैं, ये नहीं करना है हमें। हमें क्या करना है कि बच्चा खुद इन्वेस्टिगेट करे। ठीक है, उसको डिस्कस करे, एक्सपेरिमेंट करके देखे, उसको चीजों को एनालाइज करे, एंड देन वो रियल वर्ल्ड में इसको अप्लाई भी करे। ठीक है, हमारा एम्फोसिस इस तरफ होना चाहिए। ठीक है, ना कि सिर्फ हम बस बच्चे को एक्सप्लेन कर दे और बच्चा कॉपी कर रहा है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नाउ द लास्ट स्टेज हमारी क्या है, सेकेंडरी स्टेज। ये हमारी कितने साल की है, 4 साल की, फ्रॉम क्लासेस 9 to 12। ठीक है, बच्चे किस एज का होगा, 14 to 18 इयर्स का होगा। डिवाइड किया गया है 9 to 10, 11 to 12।
ठीक है। अब इन एम्फोसिस क्या होगा, अब इसमें बच्चा जो है वो सेकेंडरी में आ गया है, सेकेंडरी स्टेज में आ गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी होनी चाहिए। बच्चा एक ही चीज को जो है अलग अलग डिसिप्लिन से कनेक्ट करके भी देखे। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेट सब्जेक्ट चॉइस होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए चॉइसेस में, डेप्थ ऑफ लर्निंग होनी चाहिए, वोकेशनल एक्सपोजर होना चाहिए, लाइफ स्किल्स हम उसको सिखा पाए जो आगे उसके काम आए, कैरियर अवेयरनेस होनी चाहिए। तो एम्फोसिस इस तरफ बढ़ेगा हमारा। ठीक है, ये हमारे मेजर एम्फोसिस है इस स्टेज के। ठीक है, तो ये हमारी फोर्थ स्टेज है। 4 स्टेजेस हमने पढ़ी इसमें। फर्स्ट थी हमारी, कौन सी थी फर्स्ट स्टेज बताइए आप? फाउंडेशनल थी। ठीक है, सेकंड हमारी क्या थी? प्रिपरेटरी थी। Now, the next one is middle stage and the last one is secondary stage. ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। फाउंडेशनल स्टेज में हमारे क्या थे? 3 साल हमारे प्री स्कूल के थे, एंड देन हमारे क्लासेस 1 और 2। ठीक है, क्लास 1 और 2। प्रिपरेटरी स्टेज हमारे यहाँ पे क्या थे, वो आपको ध्यान होने चाहिए। मिडिल एंड सेकेंडरी इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, नाउ हम नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, 4 हमारे स्टेजेस थे, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। ये 5 ईयर की थी, 3, 3, 4। प्री स्कूल के 2 साल यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, प्री स्कूल के हमारे 3 इयर्स थे यहाँ पे, एंड 2 क्लासेस 1 और 2, 2 इयर्स इसके हैं। प्रिपरेटरी स्टेज जो है वहाँ पे हमारे 3 ईयर है, क्लासेस 3 to 5। मिडल में क्लासेस जो है 6 to 8 के लिए, सेकेंडरी में 9 to 12 के लिए। किस किन चीजों पे फोकसेस रहेगा, हमारा मेन एम्फोसिस रहेगा, वो हमने पढ़ ही लिया था कि हर स्टेज में हमारा जो एम्फोसिस था मेन चीजों पे किस किस चीज पे रहेगा, वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 4 हमारे स्टेजेस कौन सी है। ठीक है, कितने कितने ईयर्स की है, कौन सी क्लासेस कवर होंगी, अप्रोक्स एज क्या होगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, नाउ एनईपी सीक्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू क्वालिटी ईसीई इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व है जो कि ईसीसीई पे फोकस करेंगे या इसका टेक केयर करेंगे? दैट इज आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी सेक्शंस होंगे, बाल वाटिकास होंगे, या फिर जो भी दूसरे हमारे प्री स्कूल इंस्टीट्यूशंस है वो होंगे। नेक्स्ट वन इज एफएलएन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएलएन की फुल फॉर्म क्या होंगे हमारी? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। बहुत इंपॉर्टेंट वन है ये भी। क्यों? क्योंकि एफएलएन देखो, फाउंडेशनल दैट मीन्स फाउंडेशन लेकर रहे हैं हम किसमें? लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब क्या है कि बच्चा जो है दे हैव द एबिलिटी टू रीड, अंडरस्टैंड, राइट एंड कम्युनिकेट। बच्चा लिख पा रहा है, समझ पा रहा है जो भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसको रीड कर पा रहा है वो, एंड बातचीत कर पा रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अर्ली चाइल्डहुड में ही। तो यहाँ पे इसी वजह से एफएलएन को इंट्रोड्यूस किया गया, विट इज फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। न्यूमरेसी दैट मीन्स नंबर्स को अंडरस्टैंड कर रहा है, या जो बेसिक हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उनको अच्छी तरीके से कर पा रहा है, और उस नॉलेज को वो अप्लाई भी कर पा रहा है। ठीक है, तो एफएलएन क्या है हमारा? फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। लिटरेसी का मतलब द चाइल्ड इज एबल टू रीड, अंडरस्टैंड, राइट एंड कम्युनिकेट। न्यूमरेसी जो बेसिक नंबर्स हैं हमारे उनको समझ रहा है, जो बेसिक फंक्शंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, उनको कर पा रहा है, अप्लाई कर पा रहा है उस नॉलेज को। ठीक है, नेक्स्ट वन, एफएलएन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, अगर बच्चा जो है वो रीड ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, या जो रीड कर रहा है उसको समझ ही नहीं पा रहा, या जो बेसिक जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है उनको नहीं कर पा रहा, तो दैट मीन्स उसको बाद में फ्यूचर के लिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हर चीज करना, है ना। तो इसी वजह से एफएलएन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रोल जो है उसका है, क्योंकि एफएलएन यहाँ पे हम फाउंडेशन ले कर रहे हैं कि बच्चा जो है वो बेसिक चीजें सीख पाए, दैट मीन्स बेसिक लिटरेट हो। दैट मीन्स वो रीड कर पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है, लिख पा रहा है, वहां पे कम्युनिकेट कर पा रहा है, या बेसिक फंक्शंस जो न्यूमेरिकल ऑपरेशंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, उनको कर पा रहा है, जो उसके फ्यूचर लर्निंग के लिए, उसके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बेसिस है उसका, है ना, फाउंडेशन है। तो इसी वजह से एफएलएन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी से रिलेटेड है हमारा निपुण भारत। ठीक है, इसी से कनेक्टेड है हमारा। देखो, निपुण जो है, निपुण भारत की फुल फॉर्म क्या है हमारी? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। बहुत इंपॉर्टेंट है। एफएलएन से ही ध्यान रखना, एफएलएन से ही कनेक्टेड है हमारा निपुण। नेशनल इनिशिएटिव है, किस वजह से? कि प्रोफिशिएंसी ला सके हम किसमें? रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है,
सो इट फोकसेस ऑन ensuring फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। ध्यान रखना कनेक्शन क्या होगा, एग्जाम कनेक्शन एनईपी 2020 में एफएलएन दिया गया है, ठीक है, एंड एफएलएन से ही कनेक्ट क्या हमारा निपुण भारत है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट है लैंग्वेज पॉलिसी। लैंग्वेज पॉलिसी देखो, लैंग्वेज भी हमारे एनईपी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। अब मल्टी लिंगुअलिज्म भी लेके आए हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे जो है स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस है इसके ऊपर कि बच्चा जो है, दैट मीन्स मेनली जो अर्ली चाइल्डहुड जो है ग्रेड 5 तक क्या हुआ है कि वहां पे बच्चे को जो भी हम सिखा रहे हैं वो जहां तक पॉसिबल उसको होम लैंग्वेज में हो या मदर टंग में हो या फिर लोकल लैंग्वेज या फिर रीजनल लैंग्वेज में हम उसको समझें। जो मीडियम है इंस्ट्रक्शन का वो यही होना चाहिए, दैट मीन्स उसकी मदर टंग होनी चाहिए, लोकल या रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए, सो दैट बच्चा अच्छी तरीके से ग्रेस कर पाए नॉलेज को, ठीक है, अच्छी तरीके से सीख पाए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे दूसरी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है कि प्रोहिबिशन है अदर लैंग्वेज पे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, वो भी यूज कर सकते हैं, बट जहां तक पॉसिबल हो कि बच्चे को अच्छे तरीके से समझ आए, इसी वजह से एम्फोसिस दिया गया है वहां पे कि मदर टंग, लोकल या फिर रीजनल लैंग्वेज हम वहां पे यूज करें, ठीक है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आया है एनईपी के अंडर जो है, ठीक है, सो दैट ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी वहां पे बच्चों को मिले वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट इज नो लैंग्वेज विल बी इम्पोज ऑन एनी स्टेट, ठीक है, बच्चों के पास ग्रेटर चॉइस हो लैंग्वेजेस की इसी वजह से। नेक्स्ट इज मल्टी लिंगुअलिज्म है, ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिशियल है बच्चों के लिए, क्यों, क्योंकि बच्चों का अगर जितनी ज्यादा वो लैंग्वेज सीख पा रहे हैं तो उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है वहां पे, कल्चर, दूसरे कल्चर से अवेयर हो रहे हैं बच्चे, तो कल्चर अवेयरनेस हो रही है आ रही है उनमें, कम्युनिकेशन अच्छे से कर पा रहे हैं दूसरे अलग अलग लैंग्वेज में, तो उनकी कम्युनिकेशन बढ़ रही है, नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि अदर लैंग्वेजेस सीख रहे हैं बच्चे, ठीक है, तो इसी वजह से। नेक्स्ट इज करिकुलम रिडक्शन, जो हमारा करिकुलम है उसको रिड्यूस किया गया है कुछ हद तक, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था कि जो रिडक्शन का मेन पर्पस क्या था यहाँ पे कि हम जो कोर असेंशियल कंटेंट है सिर्फ उनको रखें, सो दैट बच्चे के पास टाइम हो, बच्चे के पास स्पेस हो कि वो क्रिटिकल थिंकिंग कर पाए, डिस्कशन कर पाए, एनालिसिस उसमें डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो, क्रिएटिविटी अप्लाई कर पाए वो। हमारी ओल्ड अप्रोच कहती है कि जितना ज्यादा कंटेंट हो, जितना ज्यादा कंटेंट हो उतना ही क्या होता है, मोर मेमोराइजेशन, क्योंकि जितना ज्यादा होगा हमें उतना ही क्या रटना पड़ रहा है वहां पे, है ना। लेकिन अगर हम सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज रखेंगे तो हमें वहां क्या करना है, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है उसको, डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो ध्यान रखना इसी वजह से करिकुलम को थोड़ा सा रिड्यूस किया गया, सो दैट हम जो मेन और जो उनका कोर एसेंशियल कंटेंट है सिर्फ वही रख, ठीक है, सो दैट बच्चे में बाकी चीजें जो है हम उनमें डेवलप कर पाए यहाँ पे। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए। मीनिंग क्या है कि बच्चा एक्सपीरियंसेस के थ्रू, दैट मीन्स खुद करके वहां पे सीख पाए, ठीक है। बच्चा खुद करेगा, खुद एक्सपीरियंस करेगा उन चीजों को, इन्वेस्टिगेट करने के ट्राई करेगा, ऑब्जर्व करेगा उन चेंजेस को, एक्सपेरिमेंट करेगा, देन रिफ्लेक्ट करेगा और उसी नॉलेज को अप्लाई भी करेगा, ठीक है। तो हमारा जो नॉलेज जो है या लर्निंग प्रोसेस जो होगा वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, सो दैट बच्चा खुद एक्सपीरियंस करके डिस्कवर करके वहां पे सीख पाए, ठीक है। जैसे कि इंस्टेड ऑफ टीचिंग हम सिर्फ सिखा दे बच्चे को कि प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, ये सबको पता है ना, कि हम बच्चों को पढ़ाने, वहां पे पढ़ाने के साथ साथ हम क्या करें, देखो इंस्टेड ऑफ टीचिंग हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को पूछ सकते हैं कि बच्चे एक्सपेरिमेंट करे वहां पे कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है या उसके बिना काम चल सकता है ना। कि बच्चे खुद एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करके देखे वहां पे, खुद ऑब्जर्व करे चेंजेस को, रिकॉर्ड करे डाटा को, रिजल्ट को डिस्कस करे, देन कंक्लूजन वहां पे ड्रॉ करे, ठीक है, कि बच्चा खुद एक्सपीरियंस करके, खुद वो एक्सपेरिमेंट करके बच्चा वहां पे सीख रहा है। तो सिर्फ हम उसको पढ़ाने के अलावा हम क्या करें, उसको वहां पे अपॉर्चुनिटी दें कि बच्चा खुद डिस्कवर करके वहां पे सीख पाए, ओके। नेक्स्ट इज आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग। अब एनईपी जो है वो प्रोमोट करती है इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट, कल्चर एंड एजुकेशन, कि सबको इंटीग्रेट कर दिया जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड आर्ट को इंटीग्रेट करना हो तो वहां पे जैसे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का विजुअली प्रोडक्शन रिप्रेजेंटेशन बना दे वहां पे, है ना, जो क्या प्रमोट करेगा क्रिएटिविटी को, अंडरस्टैंडिंग को, एंगेज करेगा उसको ज्यादा, क्रॉस डिसिप्लिनरी लर्निंग होगी, तो वहां पे दैट मीन्स इन चीजों में हेल्प करेगा। नेक्स्ट ये स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड लर्निंग होगी कि बच्चा प्लेवी मेथड से सीख पाए, तो अगर वो स्पोर्ट्स की तरह फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू सीख रहा है तो फिजिकल फिटनेस अच्छी हो रही है उस बच्चे की, ठीक है, टीम के साथ खेले टीम वर्क अच्छा होगा,
डिसिप्लिन में होगा, कॉपरेशन से करना सीखेगा, लीडरशिप सीखेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखेगा। तो ये सारी चीजों में वो इम्पोर्टेंट है, या फिर वो चीजें, ये सारी चीजें वो सीख पाएगा और कर पाएगा। नेक्स्ट इज competency बेस्ड एजुकेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज आजकल जो पैटर्न आप लोग देख रहे हो, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो पैटर्न क्वेश्चंस का, या फिर आप सिर्फ क्लासेस का ही मान लो, ठीक है, आजकल छोटी क्लासेस से ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देने लगे हैं, सो दैट बच्चे के अंदर जो है वो कॉम्पिटेंसीज को डेवलप कर पाए, प्रमोट कर पाए। ठीक है, सिर्फ रोट लर्निंग पे एम्फेसिस ना हो हमारी, कि बच्चा जो है उसको डीपर अंडरस्टैंडिंग हो, नॉलेज हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, बोल सकते हैं, या टॉपिक की। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच हमारी क्या थी कि बच्चा सिर्फ डेफिनेशन को याद रख ले, बट अभी क्या है कि बच्चा उस चीज को अपने रियल सिचुएशन में किस तरीके से अप्लाई कर रहा है, वो होना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे पहले क्या होता था, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता कि डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई कॉम्पिटेंसी वगैरह कुछ चेक नहीं हो रहा वहां पे बच्चे की, है ना, कि इसको कितनी अंडरस्टैंडिंग है, सिर्फ रोट लर्निंग को प्रमोट कर रहा है। बट अब क्या हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्या होगा कि अ स्टूडेंट ऑब्जर्व्स एन इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर एंड एक्सप्लेन्स व्हाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक अकर, कि बच्चे ने वहां पे प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनी उसको ऑब्जर्व किया, और वहां पे उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि जो करेक्टरिस्टिक्स आई वहां पे वो क्यों आई। तो दैट मीन्स वहां पे उसकी अंडरस्टैंडिंग भी चेक हो गई, एप्लीकेशन भी हो गया, रीजनिंग भी हो गई। ठीक है, तो दैट मीन्स जो एजुकेशन जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, क्योंकि काफी लेंदी टॉपिक है हमारा एनईपी का। तो आज हमने काफी चीजें हमने इसमें कवर कर ली हैं, इतनी ही हमारी थोड़ी सी और बाकी भी हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। अभी जो है हम नेक्स्ट डे 2 जो होगा नेक्स्ट क्लास में मैं अपडेट कर दूंगी, तो आप लोग जो है उसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।